नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं रासायनिक अभिक्रिया भाग 4 की शुरुआत करने वाली हूँ। पिछले अध्याय में हमने संयोजन अभिक्रिया तक सीखा था। मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे रही हूँ। संयोजन अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मिलकर या जुड़कर जब नए तत्व का निर्माण करते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण लिखें दे सकते हैं, मीथेन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का बनना, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल का बनना संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार से आज हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में भी थोड़ा मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी एक कंपाउंड 2 या 2 से अधिक कंपाउंड के यौगिकों में जब बट जाता है तो इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसके हम उदाहरण देखना चाहें तो ये है इसके उदाहरण। आप देख सकते हैं, ये जैसे इसमें लिखा है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। व्यवहारिक जीवन में अगर हम देखें क्या इसका उदाहरण है, तो व्यवहारिक जीवन में सबसे अच्छा उदाहरण जो मिलता है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर खड़िया होता है, आपने देखा होगा जब भी उसको हम पानी में घोलते हैं, भले ही गर्म करें या गर्म ना करें, यहाँ पे जैसे अगर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल दिया है गर्म करने का, ऊष्मा ऊपर लिखी हुई है, गर्म करें। लेकिन अगर हम गर्म ना भी करें तो देखा होगा कभी जब उसको पानी में घोलते हैं थोड़ी देर बाद उसमें से कुछ गर्म गर्म धुआं ऐसा निकलने लगता है। वो गर्म धुआं जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और जो नीचे तली में बैठ जाता है वो चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना होता है। ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है, क्योंकि इसमें चूना पत्थर 2 भागों में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया है। ठीक है, आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा वियोजन अभिक्रियाओं का। आगे देखते हैं। अब इसमें ये आपसे प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है कि इसमें लेड नाइट्रेट का भी प्रयोग किया गया है कि इसको गर्म करने पर लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन में बदल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जरा आगे देख लेते हैं क्या अभिक्रिया है। इसमें एक और अभिक्रिया आपसे करने के लिए कही जा रही है। अगर मैं आपको पूरा ना पढ़ूं, इसको थोड़ा सा बता दूं इसमें क्या करने को कहा जा रहा है। तो इसमें 2 परखनलियों को उल्टा रखकर इनमें 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। नीचे इनको टाइट कार्क से या रबर बैंड से बांधकर टाइट कर दिया गया है, और इसमें जो सोल्यूशन आपको दिख रहा है, जो भी विलयन इसमें है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है। इसको बैटरी से जोड़कर या सेल से जोड़कर 6 वोल्ट के सेल से या बैटरी से जोड़कर इसमें विद्युत अपघटन करते हैं। तो होता क्या है, दोनों परखनलियों पर हमें बुलबुले निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, अर्थात 2 गैसें निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं। एक में कम है, एक में ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा गैस निकल रही, जिसमें कम है वहाँ पे कम गैस निकल रही। अब ये किस प्रकार की गैस है इसका टेस्ट करने के लिए हम दोनों के सिरों पर मोमबत्ती जले जाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती अगर वो बुझ जाती है देन ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर तेज जलने लगती है तो ये ऑक्सीजन है। तो ये एक प्रयोग है अपघटन अभिक्रिया का। अब कहिए आप इसमें अपघटन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को जब कार्बन के इलेक्ट्रोड के साथ अपघटित किया गया है तो एक परत नली पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, और नहीं सॉरी एक परत नली पर ऑक्सीजन बनी है और दूसरे पर सल्फर डाइऑक्साइड बनी है। ठीक है, H2SO4 के सूत्र जो उसका होता है H2SO4 उसी से टूटकर बनती है, उसी से टूटकर बनी है हमारी SO2 जो कि वियोजित होकर बनी है। वो एक परत नली से निकल रही, इन दोनों में से किसी एक परत नली से निकल रही है। ठीक है, ये एक वियोजन अभिक्रियाओं का हमने आपको एक और आइडिया इस एग्जाम्पल के तरीके से बता दिया है। देखते हैं थोड़ा आगे बढ़ के। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए। ये दिया गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख दे तो सिल्वर में और क्लोराइड में बदल जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को रखते हैं, उसमें भी सेम यही क्रिया होती है। और जरा देख लेते हैं आगे, ये आपसे एक और एग्जांपल करने को कहा गया। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन को आप सेंस से समझ रहे, विस्थापित कर देना, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर विस्थापित कर देना किसी चीज को, और दूसरी चीज को उसके पहले स्थान पर ले आना, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में भी ये एग्जाम्पल से आपको बताया जा रहा है। इसमें एक परख नली में देखिए, ये जो एग्जाम्पल है घर पे आप नहीं कर सकते, घर पे आप छोटे मोटे तरीकों पे कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं उस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमको स्कूल की प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास सिस्टम बन सकता है, हम तो जुगाड़ू लोग हैं, अगर जुगाड़ लगा के आप बना सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि साइंस में प्रयोग करेंगे तो कुछ बेहतर नॉलेज ही मिलेगा। तो मैं आपको बता सकती हूँ ब्रीफ में कि इसमें किया क्या गया। इसमें एक परख नली लेकर टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, उसमें 2 लोहे की कीलें टांग दी गई हैं, और उनमें कॉपर सल्फेट का ये जो विलेन आपको दिख रहा है ये रखा गया। फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। इसमें होगा क्या, नहीं एक मिनट सॉरी, इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित की गई है, सिर्फ टंगे ही रहने देते हैं कुछ देर तक। इन लोहे की कीलों को इस सोल्यूशन में टंगे रहने देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये कीलों के ऊपर थोड़ा सा भूरा भूरा पदार्थ जम गया है। ठीक, अब ये साफ कीले उन पे वो भूरे रंग की हो जाएंगी। तो ये सिंपल सोल्यूशन है हमारा, ये सिंपल आंसर है कि यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हुई है। वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार हुई है जरा हम नीचे देख के समझते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया वहाँ पे हुई होगी, ये देखिए
ये नीचे लिखा है लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया। ये देख सकते हैं हम डायग्राम में, पहले ऐसी थी और बाद में ये ऐसी हो गई। ठीक है, पहले ऐसी थी सोल्यूशन और बाद में ये ऐसा सोल्यूशन हो गया बनने के बाद। ये अभिक्रिया हुई जिसमें लोहे की कील आयरन को शो करता है, CuSO4 सोल्यूशन को शो करता है। इन दोनों के रिएक्शन होने पे ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, विस्थापित हो गए। तो आयरन ने इसका SO4 ले लिया, आयरन सल्फेट बन गया। यही जंग के रूप में भूरे के रूप भूरा भूरा इसकी लोहे की कील हो गया। और प्लस कॉपर अलग हो गया जो ये हल्के नीले रंग का हो गया। फिर चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बहुत सारी अभिक्रियाएं दी, अगर चाहें तो इनको देख सकते हैं। सब में यही हुआ है, आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ, लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ में। ठीक, इसी प्रकार से अब हम समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन और द्विविस्थापन लगभग सेम ही है, बस इसमें क्या था, इसमें आप देख रहे थे ऊपर वाले में विस्थापन में इसमें एक कंपाउंड का ट्रांसफर होता है, एक ही कंपाउंड टूट के दूसरे कंपाउंड के साथ चला जाता है, तो इसमें एक ही कंपाउंड का तो विस्थापन हुआ। लेकिन आगे जो हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं इनमें दो दो जो कंपाउंड ले जाते हैं दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, अपने में विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी आगे द्विस्थापन। कैसे, जैसे हमने सिंपल सोल्यूशन लिख लिया है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड कर लिया है। तो इन दोनों क्रिया जब कराएगी तो सोडियम का सल्फेट बेरियम के साथ में आ गया और बेरियम का क्लोराइड सोडियम के साथ में आ गया, बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी को हम द्विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। फिर उपचयन और अपचयन। उपचयन में मैं आपको बता दूं, उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और अपचयन तो आप जानते हैं। इसको उपचयन ऑक्सीकरण या और इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अपचयन को हम रिडक्शन कहते हैं। समझेंगे कैसे इसको। ऑक्सीजन का मतलब ही है, आप समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का बढ़ जाना, जुड़ जाना ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीजन का कम हो जाना, घट जाना रिडक्शन हो गया, यानी अपचयन हो गया। ठीक है, एक अभिक्रिया आपको करके यहाँ पे बताई जा रही है। ये एक अभिक्रिया है, इसमें कॉपर की अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये हमारा ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के आइटम। इसी प्रकार से बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं आगे। फिर एक हम पढ़ते हैं, एक टर्म आता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, या उपचयन और अपचयन क्या होता है। अब ये अगर किसी अभिक्रिया में दोनों पदार्थों का, एक पदार्थ का उसमें अपचयन हो रहा हो या उपचयन हो रहा हो, और एक का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा हो और एक का अपचयन हो रहा हो, तो वो पूरी अभिक्रिया हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। नाम से शो है। इसमें कॉपर ऑक्साइड देख रहे हैं आप, यहाँ पे कैसे जानेंगे। कॉपर ऑक्साइड के साथ एक ऑक्सीजन था, ये जब हट गया तो यहाँ से क्या हो गया, केवल कॉपर बचा। ऑक्सीजन चला गया कि नहीं चला गया, तो इसलिए कॉपर का हम कहेंगे रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन क्रिया होने के बाद हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन आ गया, तो इसका ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। ये हमारी रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से थोड़ा आगे समझते हैं। अब अभिक्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं, अब सिर्फ इन अभिक्रियाओं के प्रभाव के दैनिक जीवन में होते हैं, वो हम देखेंगे। संक्षारण का अर्थ ही है क्षरण होना, अर्थात नष्ट होना, कम होना। इसमें ऐसे तत्वों की बात की जा रही है जो विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न अलग अलग दाब ताप की परिस्थितियों में उनकी क्षरण क्षमता नष्ट हो जाती है। कह सकते हैं कि वो नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक, इसमें सबसे पहले अगर हम प्रभाव पढ़ेंगे तो लोहे का, जो कि आपने देखा है वो लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, वो भी संक्षारण प्रक्रिया के अंतर्गत ही एक प्रभाव है। क्यों होता है, आप जानते हैं कि लोहा जो होता है ये ताप और नमी की उपस्थिति में इस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जो कि इस लोहे की ऊपरी परत के साथ क्रिया हो जाती है, इसीलिए वो परत धीरे धीरे कम होने लगती है। और एक समय के बाद अगर उसकी ध्यान ना दिया जाए, उस पर उसके लिए समाधान ना किया जाए, तो वो लोहा नष्ट हो जाता है। तो सिर्फ लोहा का ही नहीं, अन्य बहुत से धातुओं का संक्षारण होता है। कॉपर, जिसको हम तांबा बोलते हैं, अगर आपके घर में कोई तांबे की वस्तु या बर्तन या मूर्ति रही होगी तो आपने देखा होगा काफी समय के बाद उस पर हरे रंग की परत काई की जैसी बन जाती है, वो कॉपर का संक्षारण होता है। उसकी सुरक्षा के लिए भी उपाय कुछ किए जाते हैं। इसी प्रकार से सिल्वर यानी चांदी जिसको बोलते हैं, उसका भी संक्षारण होता है। सबसे बेहतर इसका उपाय आप सबसे बेहतर इसका प्रभाव जो आप देख सकते हैं वो इस रूप में कि नए जब हम आभूषण चांदी के लाते हैं तो वो चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, और कुछ समय के बाद उनको यूज कर लेते हैं जब, तो उनमें वो चमक गायब हो जाती है, वो काले काले पड़ जाते हैं। ठीक, तो वही है सिल्वर, जो चांदी होती है वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड बनाती है, जो कि भूरे रंग का होता है। सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि काले रंग का होता है। इसीलिए वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके जो सिल्वर होती है वो सिल्वर सल्फाइड AgS बनाती है। वही काले काले रंग के रूप में सिल्वर की चमक या चांदी की चमक खो देती है। तो ये संक्षारण है। ठीक है, इसकी आप संक्षारण ना हो इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। कभी दो धातुओं को आपस में मिला के नया पदार्थ बना दिया जाता है, इससे क्या होता है, उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, जैसे आयरन में जिंक का मिला दिया गया तो आयरन का प्रभाव थोड़ा कम हो गया।
इस प्रकार से उसका उतना संक्षारण नहीं होगा। अन्य तरीकों में आप जानते हैं कभी पेंट कर दी जाती है, वार्निशिंग कर दी जाती है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे इनको बचाया जा सकता है। फिर पढ़ते हैं विकृति गंधता क्या होती है। विकृति गंधता सब समझ लेते हैं, बुरी गंध, गंध का खराब हो जाना, विकृत हो जाना, विकृत गंधता कहलाता है। इसमें किस प्रकार की गंध की बात की जा रही है। आपने देखा होगा वसा यानी तेल या तेल से बनी सामग्री कुछ दिनों के बाद, तेल या तेल से बनी हुई सामग्री कुछ दिनों के बाद उनमें से गंध आने लगती है अगर हम उसको यूज ना करें, तो इसी को कहते हैं विकृत गंधी या विकृत गंधता हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका रिडक्शन यानी अपचयन कर देते हैं, ठीक है, इसलिए वो नष्ट हो, उसमें गंध आने लगती है या वो विषाक्त हो जाते हैं या वो खाने लायक नहीं रह जाते हैं। ऐसा ना हो इसलिए जितने भी हमारे ये मतलब तेल वाली चीज़ें होती हैं, विकृत गंधता का सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो आप समझ सकते हैं वो कब होता है। जैसे आप जानते हैं हमारे देश में होली के त्यौहार के दौरान जो भी पकवान बनाए जाते हैं तेल या वसा में, उसके उपरांत कुछ समय के बाद अगर वो रखे रहते हैं या जब वर्षा ऋतु आने पर अगर उनको हम यूज़ करें तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी बेकार या कह सकते हैं मिहा गए जिनको बोलते हैं, नष्ट मतलब बेकार हो जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। और कुछ जो पदार्थ काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो इनका इस तरीके से नष्ट होने लगते हैं या कैसे इनमें ये बेकार होने लगते हैं, खाने लायक नहीं रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपने सबसे बेहतर एग्जांपल देखा होगा, तो चिप्स आते हैं हम लोग खरीदते हैं दुकान से खाने के लिए, उनके पैकेट के अंदर हवा भरी होती है, एक्चुअली में वो हवा नहीं होती, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, इसलिए कि नाइट्रोजन गैस अगर उस पर होगी तो नाइट्रोजन से ये पदार्थ क्रिया नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार से वायु उसमें वायु तो होती नहीं, वायु पूरी निकाल के